ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता चलेगा हो कि मैंने क्या कर दिया है। मैंने आखिरकार आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लिया है 256 GB वाला वेरिएंट। तो 20 दिन पहले मैंने जो S21 प्लस लिया था वो मैंने लेकर क्यों बेच दिया, उसके साथ आखिर क्या हुआ और मैंने ये 13 प्रो मैक्स क्यों लिया, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसको लेकर 3 दिन हो गए हैं और ये रहा उसका बॉक्स। मैंने कोई अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं है, बॉक्स में वैसे भी कुछ है ही नहीं। बस ऐसे बॉक्स को ओपन करिए, ऊपर आईफोन रखा हुआ होता है और नीचे बस एक केबल, इसके अलावा तो बॉक्स में कुछ भी नहीं था। तो अनबॉक्सिंग का तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। अब इस बॉक्स के साथ आईफोन के साथ लेना पड़ा मुझे ये एक कहाँ गया मेरा बॉक्स, सॉरी, एक अडेप्टर लेना पड़ा। केबल तो उसके साथ आई ही, उसके साथ ही मुझे ये लाइटनिंग टू 3.5 mm वाला जो एडाप्टर होता है, कनेक्टर जो भी कहिए एडाप्टर, वो एक लेना पड़ा। उसके अलावा ये है मेरी बैक कवर, बाकी स्क्रीन गार्ड, ये सारी बातें। इतने सारे अलग अलग बॉक्स हो गए हैं, ये देखिए अब इतने सारे अलग अलग बॉक्स है। इसके अलावा ये एक केबल भी अलग से ली मैंने, कौन सी, लाइटनिंग टू USB वाली, नॉर्मल USB जो लैपटॉप में वगैरह, विंडोज़ लैपटॉप में हम लगा सकते हैं। तो इतने सारे अलग अलग बॉक्स, अगर एक ही बॉक्स में दे देते ये सारी चीज़ें, एडाप्टर इसमें दे देते, लाइटनिंग टू 3.5 mm वाला कनेक्टर, या फिर कम से कम एडाप्टर तो दे ही सकते थे। पर अगर ये बातें इस सब में दे देते तो भाई इससे पर्यावरण नष्ट हो जाता। तो ये सब जब हम अलग अलग ऐसे बॉक्स जब हम परचेस करते हैं तो इससे पर्यावरण की रक्षा होती है। तो हाँ, पर्यावरण की रक्षा कर दी मैंने इतने सारे अलग अलग बॉक्स खरीद कर। सबसे पहले S21 प्लस के साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं हमेशा से आपको, मैंने पिछली बार जब मैंने पूछा था आप सबसे कि भाई कौन सा फ़ोन लूँ मैं वीडियो शूट करने के लिए, तो आप में से भी बहुत सारे मित्रों ने एक तो A72 सजेस्ट किया था और उसके बाद सबसे ज़्यादा सजेशंस मुझे आईफोन के लिए आए थे। पर मैं सच में हमेशा कहता था कि आईफोन कोई फ्री में भी देते ना तो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इतनी आईफोन एप्पल की जो मोनोपोली है उनके ही प्रोडक्ट्स यूज़ करो। इतने सारे अलग अलग कनेक्टर्स, 50 प्रकार के अलग अलग कनेक्टर्स लेके रखो, लाइटनिंग टू USB, लाइटनिंग टू 3.5 mm वाला, लाइटनिंग टू टाइप C, और फिर अलग से एडाप्टर लो, और उसके बाद भी मन को चैन नहीं, शांति नहीं। फाइल मैनेजर मुझे इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि अभी ये जो नया iOS 15 है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो बैक जाने में प्रॉब्लम, फाइल मैनेजर का, इस सब के कारण मैं हमेशा से एप्पल से दूर ही रहा हूँ। मैंने कभी भी लेने की इच्छा भी नहीं हुई। पर अभी जब S21 प्लस मैंने लिया, वन प्लस ये मेरा 6 है, 3.5 वर्षों से यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी इसने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। एक बार भी मुझे सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, शांति से चलता रहा। अभी ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वन प्लस 6 के फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। बताइए, फ्रंट कैमरे से 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। हालांकि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ओपन कैमरा। तो क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, क्वालिटी भी बढ़िया ही है। पर अब इसमें जब कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, चार्जिंग में, स्क्रीन पर ऐसी पूरी एक लाइनिंग आ गई है, तो स्क्रीन वगैरह बदलना, वो खर्चा काफ़ी आता। मैंने सोचा चलो अभी 3.5 वर्ष हो गए हैं तो अपग्रेड करना चाहिए। तो अपग्रेड करने के लिए मैंने जितने भी वीडियोस वगैरह 1-1.5 महीने तक मैं नॉन स्टॉप वीडियोस देख रहा था। तो कैमरा के बारे में भाई एंड्रॉयड में तो सभी ने कहा कि भाई सैमसंग को तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलो सैमसंग लेना है कैमरा के लिए। अब मेरा काम ही अब वीडियोस शूट करके यूट्यूब पर डालना है, काम ही यही है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें करना सही रहेगा, क्योंकि मैं मेरे स्मार्टफोन से ही वीडियोस भी शूट करता हूँ, एडिट भी उस पर ही करता हूँ, अपलोड भी उसी से करता हूँ, सारा कुछ काम मेरा इसी में है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो आवश्यक था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो सैमसंग में भी फ्लैगशिप ले लेते हैं, सबसे ऊपर वाला। तो S21 प्लस मैंने लिया। सबसे पहले तो उसके फ्रंट कैमरे से जब मैंने वीडियो शूट किया, भाई मुझे बिल्कुल भी उसकी कैमरा क्वालिटी पसंद नहीं आई। आप में से भी कई सारे मित्रों ने मेरा वो वीडियो देखिए, S21 प्लस मैंने दिखाया है। आप में से भी कई सारे मित्रों ने कहा कि भाई वन प्लस की ये कैमरा क्वालिटी कई ज़्यादा बेटर है। तो उसकी मुझे फ्रंट कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके अलावा कुछ ऐप में, बुक माई शो में मैंने खास तौर पर जब चेक किया तो उसमें टच में प्रॉब्लम आ रहा है, और वो केवल मेरे अकेले के पीस का प्रॉब्लम नहीं था। मैं सर्विस सेंटर गया, वहाँ पर उन्होंने अपना Note 20 अल्ट्रा निकाल कर दिखाया, उसमें भी वो देख रहे थे, उसमें भी
उस ऐप में टच में प्रॉब्लम आ रहा था। जितने भी लगभग सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन हैं, हमने 3-4 अलग अलग फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में चेक किया सैमसंग के, सभी में प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने कस्टमर केयर का पेयर बताया तो वो कह रहे कि भाई थर्ड पार्टी ऐप है। वैसे ये कौन किस प्रकार का उत्तर है पता नहीं मुझे। भाई एंड्रॉयड भी तो थर्ड पार्टी है ना, सैमसंग का अपना तो ओएस है नहीं, और आदमी कोई स्मार्टफोन परचेस करता है तो थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने के लिए करता है। पर चलिए जो भी हुआ, काफ़ी सारे झंझट वगैरह हुए, आखिरकार वो मेरी इच्छा ही नहीं हुई भाई। कौन लेकर फिर 3 वर्षों तक ना कैमरा क्वालिटी ना ढंग से काम हो रहा, भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने दे दिया वापस। थोड़ा बहुत घाटा सहन करके बेच दिया मैंने। उसके बाद फिर एंड्रॉयड में आप देखिए आज ऑप्शंस ही नहीं बचे हैं ना, पूरा का पूरा मार्केट चाइनीज़ कंपनीज़ ने कैप्चर करके रखा है। वैसे वन प्लस भी चाइनीज़ ही है, पर फिर भी एक सैमसंग के बाद एक अच्छा रिलायबल नाम है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वन प्लस। हालांकि अभी मैंने सुना कि वन प्लस भी ओप्पो के साथ वो उनका कुछ टाइप हो गया। वैसे है तो उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है, पर जो भी हो, चाइनीज़ कंपनीज़ ने पूरा एक मार्केट कैप्चर करके रखा है। शाओमी, ओप्पो, आईक्यू, पोको और भी कई सारे अलग अलग ब्रांड। तो जो अच्छे जो कुछ ब्रांड्स थे वो अभी मार्केट में स्मार्टफोन्स लॉन्च ही नहीं कर रहे भारत में। जैसे कि सोनी ने अपना एरिक्सन जो था, मैं तो अभी भी अगर सोनी होता तो उसको लेना पसंद करता। ना सोनी है, लिनोवो का भी कोई कुछ खास ऐसा ठिकाना नहीं, आसूस भी बीच बीच में ऐसे ही कुछ किया तो किया, वो भी सीरियस नहीं है। मोटोरोला के भी वही लगभग हाल है। अभी ठीक है, अभी वो 1-2 मॉडल उनके आ रहे हैं, पर कुछ उतना खास वो नहीं दे रहे ध्यान भारत और इंडियन मार्केट पर। और इसके अलावा गूगल पिक्सल की अगर हम बात करें तो भाई उनका तो आपको पता ही, वो भारत में लॉन्च ही नहीं कर रहे। 4A किया था, 4A के बाद में तो 5A नहीं आया, 6 का भी अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। अभी भी जो पिक्सल 6 के जो एड्स वगैरह है वो गूगल जापान के यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड कर रहे हैं, पर गूगल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अभी भी उसको लेकर कोई अपडेट्स नहीं है। तो या तो आएगा तो बहुत लेट आएगा, या फिर आएगा ही नहीं, ये ज़्यादा चांसेस है। ऐसा नहीं कि लोग खरीदने वाले नहीं हैं भाई, यहाँ पर लाख 1.5 लाख, मतलब एप्पल के भी लोग फ़ोन कर, तो एप्पल के भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो भाई पिक्सल क्यों नहीं खरीदेंगे। और पिक्सल अगर आया भारत में तो मैं सच कहता हूँ बहुत बहुत बड़ा मार्केट उसे मिलेगा, पर गूगल उसे सीरियसली ले नहीं रहा। तो भाई कोई कंपनी अच्छी बची नहीं है ना सैमसंग के अलावा एंड्रॉयड में, और अगर वो भी मुझे नहीं लेना है तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। अगर मुझे कोई ऐसा स्मार्टफोन लेना है जो आराम से मैं 3-4 साल तक हेवी यूजेस में उस पर करूं, मैं भले ही 3-3 4-4 GB की कोई वीडियो फाइल मैंने शूट की हुई है 4K में, और उसको 4K हो, HD में हो, जो भी एक अच्छी 2-3 GB की फ़ाइल है, 4 GB की फ़ाइल है, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन पर, उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वीडियो रेंडरिंग में वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हाई यूजेस वाला अगर मुझे लेना है, कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो जितना मैंने रिसर्च किया आईफोन के अलावा तो मुझे और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फाइल मैनेजर, बैक वगैरह जाना चलो सह लेंगे थोड़ा सा, अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलती है तो क्या प्रॉब्लम है। तो आखिरकार हिम्मत करके, बड़ा हृदय पर पत्थर रख के मैंने ले लिया iPhone 13 Pro Max 256 GB। और मैंने जानबूझकर ही 256 GB लिया, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए था, वीडियोज़ ही शूट करने हैं। मान लीजिए एक साथ में मैं 2-3 वीडियोज़ शूट करके रखता हूँ अगले कुछ दिनों के लिए, तो उतना स्टोरेज भी तो होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर मैं 4K में वीडियो शूट करता हूँ तो भाई 4K का तो पूछिए ही मत। केवल 1 मिनट के कितने 450 MB हो जाता है ऐसे, जितना हाँ बराबर 1 मिनट, 2 मिनट का शूट करो तो 1 GB हो जाता है। और 4K में भी नहीं हो, HD में भी हो तो भी काफ़ी हेवी फाइल बनती है। जितनी अच्छी क्वालिटी आप यूज़ करेंगे तो उसके अनुसार स्टोरेज ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए मैंने 256 GB ही लिया। अब मुझे जिन 2 बातों का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, एक तो है बैग जाने को लेकर और दूसरा है फाइल मैनेजर का। तो सच कहूँ तो मुझे उन बातों ने उतना परेशान नहीं किया। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कई बार। जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया तो ऐसे करके नीचे से ऊपर कर देना पड़ता है, कई बार ऐसे बैक हो जाता है, कई बार यहाँ पर कैंसिल का बटन आता है, कई बार यहाँ पर बैक का बटन आता है, और कई बार कुछ भी नहीं आता। तो फिर वो जो मेनू होता है, मेनू में जाकर फिर होम का बटन दबाना पड़ता है। हर जगह पर अलग अलग प्रकार से बैक जाना पड़ता है। तो ये एक है कि भाई एक हाथ से आप इसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकते, तो स्क्रीन बड़ी है, और तो दूसरा हाथ से यहाँ पर ऊपर इस कोने में बैक दबाना पड़ता है। तो हाँ, थोड़ा बहुत बैक का प्रॉब्लम तो है ही, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। दूसरा फाइल मैनेजर इसमें काफ़ी मुझे
ठीक लगा, मतलब पहले जितना जितना मुझे डर लग रहा था वैसा तो कुछ नहीं है। आराम से वीडियोज़, सेल्फीज़, फ़ोटोज़ और जो भी अलग अलग ऐप्स के जो अलग अलग फ़ोल्डर होते हैं वो अलग अलग फ़ोल्डर वाइज पूरा दिखा देता है। रिसेंटली डिलीटेड का अलग से फ़ोल्डर है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा जितना फ़ोटोज़ वीडियोज़ को लेकर काम है वो यहाँ पर एप्पल का जो अपना फ़ोटोज़ ऐप है उसमें आसानी से मेरा काम हो गया, मुझे कोई भी समस्या, प्रॉब्लम नहीं आई। और एक फाइल्स करके भी उन्होंने अलग से ऐप दिया है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें अलग से फोल्डर वाइज सेव करके रखना चाहते हैं तो इस फाइल्स में भी डॉक्यूमेंट्स आदि सेव करके रख सकते हैं। तो ठीक है, मुझे इन बातों ने कोई ज़्यादा परेशान नहीं किया। बाकी जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा आईफोन की प्रशंसा की जाती है, जिस बात को सामने रखकर आईफोन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, कैमरा, वो ठीक है, बैक कैमरा मुझे अच्छा लगा, रात में भी काफ़ी अच्छे खासे वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह हम शूट कर सकते हैं। पर फ्रंट कैमरा ना, मेरा वन प्लस अभी भी मैं उससे बेटर कहूँगा, मतलब मैं झूठ नहीं कह रहा। चलिए, अभी आप ये वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, इसके बाद अब मैं आईफोन पर हम शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो आईफोन के अपने कैमरा ऐप से शूट कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरा से 4K 24 FPS पर ये वीडियो शूट हो रहा है। अब सिनेमैटिक मोड दिखाता हूँ। ये आईफोन के अपने कैमरा ऐप से फ्रंट कैमरा से सिनेमैटिक मोड में शूट किया हुआ वीडियो है। यहाँ पर एक्सपोजर की वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये फिक्स HDR10+ या HDR+ में ही वीडियो ये शूट करता है। डॉल्बी विजन वगैरह जो उन्होंने दिया है उसमें ये वीडियो शूट होता है, तो इसमें कोई भी सेटिंग्स हम चेंज नहीं कर सकते सिनेमैटिक मोड में। जो नॉर्मल वीडियो में जब हम शूट करते हैं तो उसमें ब्राइटनेस वगैरह, एक्सपोजर कम करने का ऑप्शन वहाँ पर होता है। तो ये है सिनेमैटिक मोड। ये वीडियो भी आईफोन से ही शूट किया हुआ है, पर इसे मैंने एक थर्ड पार्टी ऐप से शूट किया है जो कि फ्री में अवेलेबल था एप्पल के ऐप स्टोर पर। अब अभी मैंने कोई परचेस्ड ऐसा कोई ऐप नहीं खरीदा है वीडियो शूट करने के लिए, जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें ISO, एक्सपोजर और जो फ्रेम रेट वगैरह है उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह वहाँ पर मैं चेंज कर पाऊँगा। यहाँ पर ये एक फ्री ऐप अवेलेबल था एप्पल के ऐप स्टोर पर, जिसमें कोई लोगो वगैरह भी नहीं आ रहा, आराम से मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। एप्पल के अपने कैमरा ऐप की अपेक्षा ये क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। आपको कौन सी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी, वन प्लस की या ये, आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। तो कुल मिलाकर ठीक है, मतलब जितना एक लोग एप्पल आईफोन जितना कुछ हाइप करते हैं वैसा मुझे कुछ खास इसमें नहीं लगा। मतलब ठीक ही है ना, इतना क्या उसमें ले लिया। मुझे तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बहुत मुझे ऐसा लगा हो पिछले 3 दिनों में, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। उल्टा कई सारी बातों पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। एक बात जो मुझे इसकी पसंद आई वो ये कि भाई कहीं पर भी कोई लैग नहीं, थोड़ा भी, एक सिंगल सेकंड के लिए, सेकंड तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल नहीं, कहीं पर नहीं। बस ऐसे स्मूथली ऐप ओपन करो, बंद करो, स्वाइप करो, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, होते जाता है। वो कहीं पर भी कितना भी हेवी ऐप हो, कुछ भी हो, वो लैग नहीं करता है। ये एक बात मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद आई। पर कई बातों पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे कि सिंपल सा एक कीबोर्ड भी जब हम यूज़ करते हैं ना, उसमें भी देखिए ऊपर जो न्यूमेरिक का एक अलग सी लाइन आनी चाहिए, वो नहीं देता है एप्पल का कीबोर्ड। सिंपल सा मुझे कॉमा देना हो, अल्पविराम, पूर्ण विराम देना हो, डॉट केवल देना हो कहीं पर, मुझे अलग से वो कैरेक्टर्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा। भाई एक कॉमा और वो डॉट तो दे दो ना सामने के कीबोर्ड पर, फ्रंट पेज पर कीबोर्ड के, अलग से मुझे क्लिक करके हर बार कॉमा देने के लिए वो कैरेक्टर वाले सेक्शन में क्यों जाना पड़े। और न्यूमेरिक की एक लाइन देने में क्या प्रॉब्लम भाई, इतनी बड़ी स्क्रीन है आईफोन 13 प्रो मैक्स की, न्यूमेरिक की वो मतलब कीबोर्ड में भी काफ़ी सारा मुझे उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा जितना मैं वन प्लस का या मैंने गूगल का जो कीबोर्ड यूज़ किया है उसमें मैं जो कुछ भी टाइप करता हूँ वो याद रखते जाता है। अगली बार वही उसी प्रकार के वर्ड्स में जब टाइप करता हूँ, उसी प्रकार की लाइन, तो एक वर्ड मैंने टाइप कर दिया, उसके अगला वर्ड में क्या टाइप करने वाला हूँ वो अपने आप ऊपर सजेशन में आ जाता है एंड्रॉयड में, कीबोर्ड में। वो बात मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली। बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा मुझे इसका कीबोर्ड। मुझे वैसा कुछ बहुत उछल कूद मचाने जैसा इसमें लगा नहीं। ठीक है, इसकी अपेक्षा एंड्रॉयड को मैं अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली कहूँगा। और अभी तो मैंने आपको कुछ भी बताया नहीं है कि मुझे किन किन बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ये कीबोर्ड, बैक जाना, ये तो बहुत कुछ मेन बातें मैंने आपको बताई। छोटी छोटी बातें तो बहुत सारी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, उनके बारे में अगर हो सके तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।